नमस्कार। सीक्रेट क्लब में आप सभी का स्वागत है। आशा आप सभी अच्छे होंगे। कल का मैथ्स का वीडियो का जो सॉल्यूशन था, आशा है आपने उसे देखा होगा। ओके, तो और व्याकरण में मैंने उपसर्ग का जो वीडियो बनाया था, आशा है वो भी आपको अच्छी लगी होगी। तो उसी में एक प्रत्यय का बचा हुआ है पार्ट, वो मैं इसके बाद अपलोड कर दूंगा। ओके, तो आज हम सीडीपी में कुछ टॉपिक्स ले रहे हैं, जैसे जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास है। ठीक है, तो वो मैं यहाँ पे आपको प्रोवाइड करवा दे रहा हूँ। बिकॉज इसमें होते क्या, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, कोचिंग तो करते हैं, कॉपी में लिख भी लेते हैं, बट उनके पास जो है ज़्यादा टाइम नहीं रह पाता है उसे पढ़ने का, बिकॉज वो अक्सर किसी ना किसी काम में रहते हैं। तो बस उन्हीं के रिलेटेड जो है यहाँ पे वीडियो बनाया गया है, ताकि वो कहीं भी रहे वीडियो ओपन करके 5 से 10 मिनट में संज्ञानात्मक विकास का जो टॉपिक है वो आराम से रिवीजन कर सके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऐसे तो संज्ञानात्मक विकास जो है 2-3 मनोवैज्ञानिक दिए थे, जिसमें जीन पियाजे, जेरोम ब्रूनर और आसुबेल आते हैं, लेकिन संज्ञानात्मक विकास का जो इफेक्ट ज़्यादा रहा था वो जीन पियाजे का रहा था। ठीक है, तो इसी के लिए हम जीन पियाजे के रिलेटेड आज पढ़ेंगे। तो जीन पियाजे स्विट्ज़रलैंड के थे। जीन पियाजे का जन्म हुआ था 9 अगस्त 1896 को, और उन्होंने केवल 22 वर्ष की उम्र में जो है पीएचडी की थी। पीएचडी के उपाधि धारण किए थे जंतु विज्ञान सब्जेक्ट में, उसको जूलॉजी आप कह सकते हैं। ठीक है, और जीन पियाजे ने अपने ही 3 बालक पे उसको प्रयोग किए थे। ओके, और ये कहाँ के थे जीन पियाजे? तो स्विट्ज़रलैंड के थे। ठीक है, जीन पियाजे टोटल जो है बात करें तो 400 से अधिक पुस्तकों तथा लेखों को प्रकाशित किया था। ओके, 400 से अधिक। जीन पियाजे की मृत्यु अगर हम बात करें, वो तो जनरली एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, लेकिन 16 सितंबर 1980 को हो गया था। ओके, तो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत को आप विकासी अवस्था का सिद्धांत भी कह सकते हैं। ठीक है, या उन्हें अवस्था सिद्धांत, ठीक है, स्टेज थ्योरी भी आप कह सकते हैं। जीन पियाजे का मानना था कि बच्चे का जो विकास होता है एक खास क्रम में होता है, ना कि अनिश्चित क्रम में। ठीक है, और जीन पियाजे ने अपने सिद्धांत में यह भी किए हैं कि लगभग 18 वर्ष की आयु जो होता है, ठीक है, तो बालक प्रौढ़ व्यक्ति के समान बौद्धिक कार्य करना प्रारंभ कर देता है। ठीक, जीन पियाजे के अनुसार अगर क्वेश्चन आ जाता है कि बच्चे अन्वेषककर्ता होते हैं, बच्चे नन्हा वैज्ञानिक होते हैं, प्रारंभ से ही खोजी प्रवृत्ति के होते हैं, सक्रिय अन्वेषणकर्ता होते हैं, तो ये सारे के सारे का आंसर क्या हो जाएगा? जीन पियाजे हो जाएगा। ठीक है, और बच्चा, जीन पियाजे कहते हैं कि बच्चा चिंतन करना प्रारंभ करता है। ठीक है, वो भी 18 माह। ठीक है, इसको आप 18 माह कहिए और या 1.5 वर्ष कह सकते हैं। ओके, तो जो कि संवेदीगामक अवस्था होता है। ठीक है, बच्चा 1.5 वर्ष का हो या 18 माह का हो, तो वो कुछ भी करने से पहले सोचना प्रारंभ कर देता है। ठीक है, और जीन पियाजे का मानना है बच्चा कुछ भी करता है तो वो करके सीखता है। ठीक है, किसी भी चीज़ों को वो करके सीखता है। तो आगे हम जीन पियाजे के चारों अवस्था के बारे में पढ़ते हैं। तो जीन पियाजे के टोटल 4 अवस्था है। फर्स्ट का नाम है संवेदीगामक अवस्था, इसे आप अन्य नाम से जानते हैं संवेदी पेशीय अवस्था, इंद्रिय जनित गामक अवस्था। ठीक है, और नीचे नाम है। उसके बाद आता है इसका एज जो होता है वो संवेदी पेशीय का जन्म से लेके 2 वर्ष होता है। उसके बाद आता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसका एज होता है 2 से लेके 7 वर्ष तक। ठीक है, और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को ही 2 पार्ट्स में बांटा गया है, पूर्व प्रत्यात्मक काल और अंतः प्रज्ञा काल। ठीक है, तो इसको जो है आगे हम पढ़ेंगे डिटेल में। इसके बाद आता है आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, इसे आप अस्थूल संक्रियात्मक अवस्था भी कह सकते हैं, और इसका जो एज होता है वो होता है 7 से लेके 11 वर्ष तक। उसके बाद आता है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, जिसे आप औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था भी कह सकते हैं, जिसका एज होता है 11 से लेके 15 वर्ष तक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं संवेदी पेशीय अवस्था के बारे में। इस अवस्था में शिशु शरीर से चीज़ों को इधर उधर करते हैं, वस्तुओं को पहचानने का प्रयास करते हैं
प्रकाश और आवाज़ के प्रति अनुक्रिया प्रारंभ करते हैं। तो इसमें से एक मेन टॉपिक है प्रकाश और आवाज़ के प्रति अनुक्रिया करते हैं। ठीक है, दूसरा मेन है आपका किसी भी वस्तु को देखना, पकड़ना, ठीक है, चूसना, दांतों से काटना जैसी स्वाभाविक क्रिया भी बच्चा किस अवस्था में करते हैं, तो संवेदी पेशी अवस्था में करते हैं। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट पहला टॉपिक हो गया आपका इसमें कि बालक जो है प्रकाश और आवाज़ के प्रति अनुक्रिया करते हैं। दूसरा हुआ किसी भी वस्तु को देखना, पकड़ना, चूसना, दांत से काटना प्रारंभ करते हैं। तीसरा टॉपिक है बालक असहाय जीवधारी होते हैं। ठीक है, बालक असहाय जीवधारी होते हैं, अर्धभाषी होते हैं, भाषा का विकास नहीं होता है, चतुर होते हैं सामाजिक दृष्टि से। ठीक है, प्रयास एवं त्रुटि के आधार पर परिस्थितियों को समझने का प्रयास करते हैं। वस्तु अस्थायित्व का गुण विकास होता है इसमें बालक को। ओके, और बड़ों का अनुकरण करने की प्रवृत्ति विकसित होती है। ठीक है, तो आवाज़ और प्रकाश के प्रति अनुक्रिया कर रहा है और बच्चा कुछ भी कार्य करने से पहले चिंतन कर रहा है। संवेदीगामक अवस्था में वस्तु अस्थायित्व की भावना आती है। ठीक है, वस्तु की पहचान करने की अवस्था भी इसी को कहते हैं। सामाजिक रूप से बालक चतुर होता है, असहाय जीवधारी होता है, सहज क्रिया करता है, पकड़ने, चूसने, देखने, पहुँचने जैसे क्रियाकलाप करता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे किस में आ जाएंगे, संवेदीगामक अवस्था में। ठीक है, और बालक अपने ही रुचिकर कार्यों को करना ज़्यादा पसंद करता है। ठीक है, और भाषा को भी कैसे सीखता है, बिकॉज अर्धभाषी होता है तो भाषा को भी आप अनुकरण से बालक सीखता है। ठीक है, और किसी भी वस्तु को स्थिर मानता है। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्या टॉपिक है, नेक्स्ट आपका आ जाता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का जो एज है लगभग 2 वर्ष से प्रारंभ होता है और कब तक चलता है, 7 वर्ष तक चलता है। ठीक है, भाषा का विकास पूछे सबसे ज़्यादा किस में होता है, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में भाषा का विकास होता है। ओके, अनुकरण की जबरदस्त प्रवृत्ति पूछा जाए किस में पाया जाता है। ठीक है, इसमें अनुकरण की जबरदस्त प्रवृत्ति पाई जाती है बालक में। ओके, आगे आएगा इसमें बालक क्यों, कैसे, जैसे सवाल जो करता है वो इसी अवस्था में करता है। ठीक है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में करता है। और इस पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को 2 उपावस्था में डिवाइड किया गया है। जो फर्स्ट आपका है पूर्व प्रत्यात्मक काल और दूसरा है अंतः प्रज्ञा काल। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे है पाक संप्रत्यात्मक। ओके, तो इसी को क्या पढ़ते हैं आप लोग, पूर्व प्रत्यात्मक काल, और नीचे अंतर्दर्शी, इसे आप अंतः प्रज्ञा काल कह सकते हैं। 2 से 4 वर्ष होता है पूर्व प्रत्यात्मक काल और अंतः प्रज्ञा काल 4 से लेके 7 वर्ष तक होता है। तो ठीक है, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में ही बालक में आत्म केंद्रिता होती है। आत्म केंद्रिता क्या है, तो बालक यह सोचता है कि वह जिस प्रकार से सोच रहा है अगले भी व्यक्ति उस प्रकरण को उसी प्रकार से सोच रहे हैं। ठीक है, इसमें इस अवस्था में बच्चा जीववाद में रहता है। अब जीववाद क्या होता है, तो आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ऐसे जीववाद हम उसको कहते हैं जो कि निर्जीव वस्तुओं में भी जीवन की कल्पना करता है या उसे सजीव मानता है। ठीक है, और इस अवस्था में बालक में संरक्षण के सिद्धांत की प्राप्ति नहीं होती है। तो चलिए हम उसी को आगे पढ़ते हैं। ठीक है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो है उसमें बालक यह समझता है कि वस्तु, शब्द, प्रतिमा, चिंतन किसी भी चीज़ के लिए किया जाता है। ठीक है, पियाजे ने 2 तरह की सूचकता पर जोर दिया है, संकेत और चिन्ह। जनरली पूर्व प्रत्यात्मक काल में जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है संकेत और चिन्ह। ओके, तो संकेत और चिन्ह होता क्या है, तो पियाजे के अनुसार संकेत और चिन्ह जो हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के 2 महत्वपूर्ण साधन होते हैं। ठीक है, इस अवस्था को आप परिवर्तन की अवस्था कह सकते हैं, इसे खोज की अवस्था भी कह सकते हैं। ठीक है, और इसी पूर्व प्रत्यात्मक अवस्था में बालक जो है क्यों, कैसे जैसे प्रश्नों की झड़ी लगाता है कह सकते हैं। ठीक है, और भाषा विकास के दृष्टिकोण से बात करें तो यही अवस्था जो है आपका क्या है, ये आपका इम्पॉर्टेंट रहता है। ठीक है, आत्म केंद्रिता की बात करें तो आत्म केंद्रिता भी किस में आएगा, आत्म केंद्रिता भी इसी में आ जाएगा। ठीक है, आगे आते हैं। नेक्स्ट आपका है बालक जीववाद में रहता है
बालक आत्मकेंद्रिता में रहता है, आपने पीछे पढ़ लिया था। जीववाद क्या होता है वो भी मैंने समझा दिया था कि बालक समझता है कि बादल, साइकिल, हवा, घड़ी सभी वस्तुएं क्या है, सजीव हैं। और आत्मकेंद्रिता मीन्स क्या होता है कि दुनिया की कुछ भी चीज़ें उसके इर्द गिर्द चक्कर लगाती है। कैसे? जैसे कि वह जब दौड़ता है तो उसे लगता है सूर्य भी उसके साथ दौड़ रहा है, चांद भी उसके साथ चलता है, उसी के लिए चमकता है। ठीक है, तो ये सब जो है सोच बालक में रहता है। ठीक है, केंद्रीयकरण की भावना होती है। ठीक है, किसी भी वस्तु के एक ही पक्ष को बालक यहाँ देखता है। ठीक है, और स्वयं के दृष्टिकोण को महत्व देता है। दूसरा आता है अंतःप्रज्ञा काल। इसका एज जो होता है 4 से लेके 7 वर्ष चलता है। ठीक है, इस अवस्था में बालक सामाजिक खेलों में ज़्यादा रुचि लेता है। ठीक है, सामाजिक खेलों में ज़्यादा रुचि बालक कब लेता है? तो अंतःप्रज्ञा काल में लेता है। ओके, सतही ज्ञान का निर्माण जो होता है बालक में इसी अवस्था में होता है। ठीक है, सतही ज्ञान। और संरक्षण के सिद्धांत की प्राप्ति होनी शुरू हो जाती है, हाँ, लेकिन पूरी तरीके से नहीं होती है। आगे हम इसी टॉपिक को समझते हैं, संरक्षण का सिद्धांत। ठीक है, तो हम बात करें जोड़, घटाव, गुणा, भाग बालक सीख लेता है, पर इसके पीछे जो नियम रहता है उसको समझ नहीं पाता है। ठीक है, बच्चे के चिंतन में पलटावी गुण नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि संरक्षण के सिद्धांत की प्राप्ति तो नहीं हुई है अभी तक। ठीक है, वो कैसे होता है? पलटावी गुण क्या है? तो आप बालक को अगर आप देते हैं 2 × 3 = 6 होता है, तो यही आप दीजिए यहाँ 3 × 2 = क्या होता है, तो बालक नहीं बता पाता है। अगर बालक को संरक्षण के सिद्धांत की प्राप्ति हो जाती तो वो बता देता कि यहाँ पे क्या होगा, 6 होगा, क्योंकि यही 3 तो रिप्लेस करके यहाँ इधर आया है और 2 रिप्लेस होकर इधर आया। ओके, विद्यालय से घर की दूरी तो टीचर बता देंगे 2 किलोमीटर है। बच्चा को आप पूछिए कि घर से विद्यालय की दूरी बताओ तो वो नहीं बता पाता है, समझ ही नहीं पाता कि हमसे पूछा क्या जा रहा है। ठीक है, आप इसमें देख सकते हैं 7-8 कांच की गोली। डेट मीन्स यहाँ पे मान लीजिए एक गोली यहाँ, 2 3 4 गोली आप ऐसे रख दिए, फिर दूसरी पंक्ति में 4 गोली आपने ऐसे रख दिए। ठीक है तो दोनों में 4 ही गोली, लेकिन बालक ये समझता है कि सेकेंड जो पोजीशन है उसमें ज़्यादा गोली है और फर्स्ट में कम है, क्योंकि इसका प्लेस कम है और इसका प्लेस ज़्यादा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट आपका आता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसका जो एज होता है वो होता है 7 से लेके 11 वर्ष तक। ठीक है, तो पहले जो है 7 से लेके 12 वर्ष था, लेकिन आपको क्वेश्चन में जो है 7 से 11 ही मारना है। ठीक है, 7 से 11 वर्ष। ओके, इस अवस्था में बालक जो है अतार्किक चिंतन करता है। ठीक है, औतार्किक चिंतन के जगह पे तार्किक चिंतन करना स्टार्ट करता है। औतार्किक चिंतन कब करता है? तो पूर्व संक्रियात्मक में करता है। ठीक है, और तार्किक चिंतन बालक करना स्टार्ट करता है ना, कि बालक जो है मूर्त वस्तुओं के प्रति चिंतन करता है। चिंतन और तर्क क्रमबद्ध हो जाते हैं। ठीक है, पलटावी गुण आ जाता है। मतलब इस अवस्था में, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बालक में संरक्षण की सिद्धांत की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है, और बालक जो होता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के दौरान 3 गुणात्मक मानसिक योग्यता में पूर्ण रूप से निपुणता हासिल करता है। ठीक है, आगे आते हैं। जैसे इसमें आप बालक को पूछेगा 3 × 2 क्या होता है, तो 6 आप बता दीजिए। फिर बालक को पूछिए 2 × 3 क्या होता है, तो वो इस बार बता देगा कि यहाँ 6 होता है, क्योंकि उसे संरक्षण की सिद्धांत की प्राप्ति हो चुकी है। ओके, तो यहाँ से एक क्या निकला, यहाँ से आप कह सकते हैं बालक को पूछा जाए सेकेंड स्टेज जो है, ठीक है, तो उसमें बालक अतार्किक चिंतन करता है। अतार्किक चिंतन। ओके, और जो थर्ड है, थर्ड में बालक क्या करता है? तार्किक चिंतन कर रहा है। और जो आपका फोर्थ है उसमें अमूर्त तार्किक चिंतन करता है। ठीक है, अमूर्त तार्किक चिंतन बालक कर रहा है। ओके, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बालक में पलटावी गुण और विलोम्यता का भी विकास पूरी तरीके से हो जाता है। ठीक है, और आत्मकेंद्रिता की प्रवृत्ति जो है इस अवस्था में धीरे धीरे करके कम होने लगती है। ओके, आगे हम आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आपका है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो जिसका एज होता है 11 से लेके 15 वर्ष तक। ठीक है, तो सबसे उच्चतम स्तर और कठिन अवस्था, ठीक है, इसी को कहते हैं उच्चतम स्तर और
कठिन अवस्था, इसी को कहते हैं, ठीक है, इसी को कहते हैं कठिन अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था को। ओके, इस अवस्था में बालक क्या करता है, अमूर्त बातों के संबंध में तार्किक चिंतन करने की योग्यता अपने आप में विकसित कर लेता है, ठीक है। और इस अवस्था में बालक मूर्त वस्तुओं के स्थान पर शाब्दिक तथा सांकेतिक अभिव्यक्ति का प्रयोग कर तार्किक चिंतन करता है। और बालक किसी भी टॉपिक पे निष्कर्ष निकालना भी इसी अवस्था में स्टार्ट कर लेता है, ठीक है। तो बालक क्या क्या कर रहा है इस अवस्था में, चलिए हम यहाँ साइड में कुछ देख लेते हैं। अगर हम बात करें तो बालक अमूर्त चिंतन करता है, ठीक है। क्या कर रहा है बालक, अमूर्त चिंतन करता है। समस्या का समाधान कर रहा है बालक, समस्या समाधान आ जाएगा इसी अवस्था में, ठीक है। अगर हम बात करें निष्कर्ष निकाल रहा है बालक इसी अवस्था में, निष्कर्ष निकालना, कल्पनाओं को व्यवस्थित करना, ठीक है, कल्पनाओं को व्यवस्थित कर रहा है, ठीक है। आगे हम बात करें किसी भी चीज़ का वो व्याख्या कर रहा है, तो किस अवस्था में, तो इसी अवस्था में। ओके, तो इस अवस्था का बालक अपने बारे में भी विचार करने लगता है, जिसे ही हम लोग क्या कहते हैं, स्व आलोचक। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ कि बालक जो है इसी अवस्था में स्व आलोचक बन जाता है, स्व आलोचक, ठीक है, स्व आलोचक। तो चलिए आगे देखते हैं यहाँ क्या लिखा है। बालक में अमूर्त चिंतन की क्षमता का विकास होता है इसी अवस्था में। सभी प्रकार के संप्रतियों और समुचित बालक में सभी प्रकार के संप्रतियों का समुचित विकास हो जाता है। इसे आप परिकल्पनात्मक चिंतन भी कह सकते हैं। चिंतन में पूर्ण कर्मबद्धता आ जाती है, ठीक है। भाषा संबंधी योग्यता और संप्रेषणशीलता का पूरा विकास हो जाता है इसमें। बालक इसमें अपसारी चिंतन करता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अपसारी चिंतन बालक करता है। निगमन तर्क, निगमन तर्क डेट मीन्स कोई भी तर्क देने से पहले वो नियम से उदाहरण का निगमन मीन्स क्या होता है, आपने पढ़ा होगा आगमन और निगमन, आपने आगमन के बारे में पढ़ा ही होगा। तो आगमन विधि में होता क्या है, पहले बहुत सारे ढेर उदाहरण देते हैं, बाद में नियम का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो इसका चर्चा किसने किया है, तो फ्रांसिस बेकन ने किया है। और निगमन का जो है चर्चा किसने किया है, तो अरस्तू ने किया है, ठीक है। और निगमन विधि में क्या होता है, पहले कोई नियम दिया जाता है और उसके आधार पे जो है प्रश्न का हल किया जाता है, ठीक है। तो वही कह रहा है कि निगमन तर्क नियम से उदाहरण का बालक विकास करता है इसी अवस्था में। और समस्या समाधान योग्यता का भी भली प्रकार विकास हो जाता है। ओके, नेक्स्ट आते हैं, बालक में विकेंद्रन पूर्णतः विकसित हो जाती है। बालक विश्लेषण, संश्लेषण, नियमीकरण, इसकी सूक्ष्म सिद्धांत की स्थापना संबंधी उच्च मानसिक क्षमताओं का विकास कर लेता है, ठीक है। अवलोकन क्षमता, तर्क करने की शक्ति, सोचने विचारने की शक्ति, कल्पना करने की शक्ति का विकास बालक में ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो आगे हम पढ़ेंगे पियाजे के सिद्धांत के कुछ संप्रत्य के बारे में, जो कि होता है अनुकूलन। अनुकूलन का चर्चा किसने किया है, अनुकूलन का चर्चा किया है जीन पियाजे ने, ठीक है। तो अनुकूलन होता क्या है, तो बालकों में वातावरण के साथ समायोजन स्थापित करने की जन्मजात प्रवृत्ति होती है, और इसे ही क्या कहते हैं, अनुकूलन कहते हैं, ठीक है। और अनुकूलन प्रक्रिया की दो उप प्रक्रिया बताई गई है, जो कि नेक्स्ट आपका है आत्मसातीकरण, ठीक है, जिसको आपने पढ़ा होगा, एसिमिलेशन, और समायोजन जिसको आपने पढ़ा होगा अकोमोडेशन, ठीक है। आत्मसातीकरण, आत्मीकरण, समावेशन, समावेशीकरण सब एक ही पॉइंट है, ठीक है। इसमें क्या होता है, पूर्व ज्ञान में नवीन ज्ञान और विचार को जोड़ना, ठीक है। नवीन जानकारियों को पूर्व प्रचलित योजना में यथावत व्यवस्थित कर देना। मतलब क्या, आप कोई भी नया काम कर रहे हैं, इसमें आप पुराने काम जो आपने पुराना आपके पास अनुभव है उसका यूज कर रहे हैं। और लेकिन समायोजन, समाविष्टीकरण, स्थानीयकरण, इसमें क्या होता है, आप नई योजना बनाते हैं, पुरानी योजना को संशोधित करते हैं, ठीक है। तो आप अगर आपको कोई नया काम करना है तो आप अपना पुराना ज्ञान का यूज यहाँ नहीं कर रहे हैं, उसके जगह पे नया ज्ञान का यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो वर्तमान स्कीमा में सुधार करने, विस्तार करने में, परिवर्तन करने से है किसका, समायोजन का मतलब यही होता है, ठीक है, कि आप कोई नया काम कर रहे हैं उसमें आप पुराना काम का यूज नहीं करना है आपको, ठीक है। उसके जगह पे नया कोई तरीका ढूंढिए, नया योजना बनाइए, ठीक है, उसी को कहते हैं समायोजन, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी।
आपके लिए ये हेल्पफुल साबित होगी। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा ताकि हमें भी पता चले आपको ये वीडियो कैसी लगे। ओके, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको इसके रिलेटेड और आगे जो टॉपिक आते जाएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।